अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी जिसको हम अपनी ज़ुबान में बाइपोलर डिसऑर्डर या उर्दू ज़ुबान में तेज़ी और उदासी की बीमारी कहते हैं, उसके बारे में तफसील से बात करूँगा। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, बाइपोलर डिसऑर्डर या तेज़ी और उदासी की बीमारी ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अमूमन दो तरह की अलामात पाई जाती हैं। एक तरह की अलामात को तेजी की अलामात यानी मेनिक सिम्टम्स कहा जाता है और दूसरी तरह की अलामात को उदासी की यानी डिप्रेसिव सिम्टम्स कहा जाता है। तेजी या मेनिया की सिम्टम्स के अंदर अमूमन मूड का बहुत ज्यादा खुश रहना, तबीयत में तेजी आ जाना, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाना, बड़े बड़े ख्यालात आना, कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा बढ़ जाना, ज्यादा बातें करने का दिल करना, ज्यादा घूमने फिरने का दिल करना, बेतहाशा पैसे का इस्तेमाल करना, बड़े बड़े मंसूबे बनाना और ऐसे मंसूबे बनाना जिसके लिए जो इंसान की दस्तरस से बाहर हो। इसके अलावा गुस्सा ज्यादा आ जाना, मजहबी रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाना और ग्रैंडियोसिटी या सेल्फ इंपॉर्टेंट आइडिएशन यानी अपने आप में कोई ऐसी सलाहियत महसूस करना शुरू कर देना कि जो अमूमन उनकी शख्सियत का ना हिस्सा हो ना ऐसी कोई हकीकत हो। ये तमाम अलामात तेजी की अलामात होती हैं। इसके बरक्स जो दूसरी तरह की अलामात आती हैं उनको डिप्रेशन की अलामात या उदासी की अलामात कहा जाता है। उन अलामात में अमूमन मिजाज में उदासी आ जाना, चुप और खामोशी ज्यादा आ जाना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो जाना, पछतावे के ख्यालात आना, मायूसी और नाउमीदी के ख्यालात आना या शदीद नौयत की बीमारी के अंदर कई दफा खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आना शामिल है। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर अमूमन आगे तीन तरह की सब टाइप्स देखी जाती है, जिसमें एक बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया यानी जो तेजी की अलामात के साथ आता है, दूसरे नंबर पर बाइपोलर डिसऑर्डर डिप्रेसिव यानी जो उदासी की अलामात के साथ आता है और तीसरे नंबर पर बाइपोलर डिसऑर्डर मिक्स सिम्टम्स के साथ यानी जिसमें कुछ अलामात तेजी की होती हैं और कुछ अलामात उदासी की होती हैं। अब इन अलामात का आना एक दो दिन के लिए किसी को बाइपोलर लेबल नहीं कर देता, बल्कि जिस तरह पहली बीमारियों के बारे में तफसील से बताया गया है, ये अलामात एक खास दौरानिए के लिए आए और इस हद तक शदीद हों कि इंसान की रोजमर्रा रूटीन की जिंदगी, सोशल फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को मुतासिर करना शुरू कर दें, तो तब इन अलामात को बीमारी की अलामात डिक्लेयर किया जाता है या किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है। आगे बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर कितना कॉमन है। तो तहकीक से ये बात साबित होती है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर तीन तरह की अलामात आती हैं। इसको अमूमन एक एपिसोडिक डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी ये बीमारी वक्फों की शक्ल में आती है। जब अलामात आती हैं वो ख्वाह मेनिया की हो या तेजी की हो या डिप्रेशन की हो, उदासी की हो या मिक्स पिक्चर हो, कि दोनों तरह की अलामात मिक्स आ रही हैं। ये अलामात जब एक दफा शुरू होती हैं तो इसके अंदर अमूमन बगैर इलाज के या इलाज के साथ 6 माह तक ये अलामात रह सकती हैं। लेकिन इस बीमारी की एक खास बात यह है कि जब ये बीमारी ठीक होती है या अलामात ठीक होती हैं तो मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और अपनी रूटीन की काम बाकायदगी से या जिस तरह पहले करते थे उस तरह कंटिन्यू कर पाते हैं। हाँ, अनटिल एंड अनलेस अगली एपिसोड ना आ जाए, जो अमूमन बीमारी के शुरू के अंदर ज्यादा वक्फे से आती हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है या उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है या बाकायदा इलाज नहीं करवाया जाता या परहेज बाकायदा नहीं की जाती, तो उसकी वजह से अलामात की शिद्दत में भी इजाफा होता है और ये एपिसोड्स ज्यादा जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनके दरमियान का वक्फा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बीमारी हो क्यों जाती है, एक कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये बीमारी कॉमनली देखी जाती है। तो अमूमन ये देखा गया है या रिसर्च ने ये बात साबित की है कि बाइपोलर डिसऑर्डर अमूमन न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से बनता है, यानी कि एक हार्मोन जिसको डोपामीन कहते हैं उसके अंदर ज्यादती की वजह से मेनिया की अलामात आती हैं। इसकी वजह से जो इलाज है वो इसी डोपामीन के जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करके किया जाता है। दूसरे नंबर पर के कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या वो कौन सी ऐसे मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से बीमारी के आने के खतरात बढ़ जाते हैं या अगर किसी में बीमारी आ गई है तो अगली दफा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनके अंदर अमूमन फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, यानी कि मौरूसियत के अगर किसी फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर रन कर रहा है तो अगली आने वाली नस्लों में उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर खुदा खास्ता को हेड इंजरी हुई हो, इतनी शदीद नौयत की जिसमें सर फटा हो या फालिज का अटैक हुआ हो या ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हुई हो या किसी वजह से एट्रोफिक यानी कि जहन के सिकुड़ना स्टार्ट हो गया हो, जिसके बाद ये अलामात बढ़ने के चांसेस है। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसी अद्वियात जिनका मैं अगली आने वाली वीडियोस में जिक्र करूंगा, उनकी वजह से भी जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, खास तौर पे जो मेनिक सिम्टम्स हैं, जो तेजी की अलामात हैं, वो आने का खतरा होता है। चौथे नंबर पर जो बड़ी जरूरी चीज है और आजकल बहुत कॉमन है, उसमें नशावर चीजों का इस्तेमाल। अमूमन ओपियोइड्स यानी अफीम और इससे मुल्हिका चीजें जो हैं, या दूसरा आइस यानी मेथाम्फेटामीन्स जो ओवर यूज है या अब्यूज है, उसकी वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर या खास तौर पे जो मेनिक सिम्टम्स हैं, मेनिक इलनेस है, वो बढ़ने का खतरा होता है। अब मैं बात करूंगा कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है।
अमूमन बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर एक तो जो मेनिया या डिप्रेशन की जो भी अलामात आती हैं उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो अमूमन एंटी डिप्रेसेंट की शक्ल में या एंटी साइकोटिक्स की शक्ल में होता है। और दूसरे नंबर पर मूड स्टेबलाइजर, यानी मूड स्टेबलाइजर ऐसी अद्वियात को कहा जाता है जो मूड को मुतवाजन रखने में मदद करती हैं कि ना ज्यादा तेजी की तरफ जाए और ना ज्यादा उदासी की तरफ। इसके अलावा अगर शुरू में जिस तरह बीमारी ज्यादा शदीद होती है तो उनमें ऐसी अद्वियात जिनको ख्वाबावर अद्वियात या बेंजोडाइज़ेपिन्स कहा जाता है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए तो ये एक ही दफा होता है या इसके बाद दोबारा भी इसके आने के चांसेस बढ़ते हैं। तहकीक से ये बात साबित होती है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक एपिसोड आने के बाद आगे आने वाली जिंदगी में बाइपोलर डिसऑर्डर की एपिसोड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें ज्यादा शिद्दत उस वक्त आती है कि जब इस बीमारी का इलाज ना कराया जाए, प्रॉपर परहेज ना की जाए और प्रॉपर तौर पर फॉलोअप ना करवाया जाए, उसकी वजह से ये अलामत बढ़ जाती है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या इस बीमारी का मौसम से भी कोई ताल्लुक होता है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर या जनरली मूड डिसऑर्डर्स जिस तरह डिप्रेशन या मेनिया है, उनके अंदर मौसम की तब्दीली एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। अमूमन देखा गया है कि जब भी मौसम तब्दील हो, जिस तरह सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा हो मौसम या गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा हो, तो उस सूरत में ये बीमारी कई दफा बढ़ जाती है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या इस बीमारी के अंदर कोई मौसम का भी रोल है? तो उसका जवाब है कि जी हाँ, मौसम एक बहुत अहम किरदार अदा करता है बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, बल्कि किसी भी तरह के मूड के डिसऑर्डर्स में। अमूमन ये देखा गया है कि जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम शिफ्ट हो रहा होता है तो उसमें मैनिक इलनेस ज्यादा प्रेजेंट करती है, यानी तेजी की बीमारी ज्यादा आती है। जबकि सर्दी से गर्मी से सर्दी की तरफ जब मौसम जा रहा हो तो उसके अंदर इसके उल्ट यानी कि डिप्रेशन की बीमारी ज्यादा कॉमनली देखी गई। इसके अलावा जो चीजें बीमारी पे एक्ट करती हैं उनके अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट का आ जाना, रूटीन में तब्दीली आ जाना, नींद में बहुत हद तक कमी आ जाना, जैसे कि मैंने पहले बताया नशावर चीजों का इस्तेमाल करना, और उसके अलावा कोई भी बड़ा सदमा आना, ये सब अलामत शामिल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली दफा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।